आज हम एयर पोल्यूशन के अंदर जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स है उनके इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स हमने पहले पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड्स में दो प्रकार के यौगिक थे। एक था कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनके द्वारा कौन कौन से इफ़ेक्ट या जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इनके द्वारा नुकसान हो सकते हैं या कोई एडवांटेज इनके द्वारा हो सकता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण था वो एक तो ऑटोमोबाइल, सेकेंड जितना भी ईंधन है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके अलावा वुड है, केरोसिन है या अन्य प्रकार का कोई ईंधन है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तथा प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो श्वसन की क्रिया है, इसे भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज की जाती है। तो इन कारणों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में निरंतर बढ़ रही है। इनके अलावा इंडस्ट्री के कारण या अन्य कारणों से निरंतर वृक्षों की कटाई जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में वृद्धि कर रही है। हमने देखा कि एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%। संपूर्ण गैसों में इनका 4th स्थान है। परंतु ये जो आंकड़े हैं वो एक स्वच्छ इन्वायरमेंट जहाँ पर अधिक मात्रा में प्लांट्स, इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं, उस स्थान का आंकड़ा है ये। मेरे अनुसार जो इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, इनकी वृद्धि हो चुकी है। वैज्ञानिक ब्रे के अकॉर्डिंग 1965 में लगभग इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो 249 ppm, यानी ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 2000 के लगभग इसकी जो सांद्रता है वो 330 ppm से अधिक चली गई। 2020 तक ये स्थिति और भी विकट हो गई और आगामी 10 वर्ष में इसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है।
परंतु प्लांट्स की दृष्टि से देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है प्लांट्स के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने से पादपों में जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्रिया में इंक्रीज होती है। इसलिए इस बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हम चर्चा करें तो अन्य जो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य नहीं करें, अर्थात इस प्रकार के वेराइटीज प्रोड्यूस करें जो इस इन्वायरमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अधिकतम उपयोग फोटोसिंथेसिस में किया जा सके। जो वैज्ञानिक इस तरफ अग्रसर है और बहुत से में इसके ऊपर कारगर कार्य किए जाएंगे। तो प्लांट्स के लिए इनका जो इंक्रीज होना वो एक अच्छा संकेत है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में इन कारणों से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उस बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्षतिपूर्ति है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा की जा सकती है, परंतु इसके लिए अन्य कार्यों पर हमें ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमुख रोल है ये हमारे लिए इतनी हार्मफुल क्यों है, इसका कौन सा प्रमुख कारक है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर हम केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक सामान्य चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जो पूरा विवरण है वो आपकी यूनिट 3 के अंदर है, तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये है लैंड, ये है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित हैं। यह है सनलाइट। सनलाइट से लो वेवलेंथ की किरणें एटमॉस्फेयर में आती हैं। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो है कम, लो। इनके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ अन्य प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, कुछ अन्य गैस भी हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, इनके अलावा मीथेन गैस है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रकार के गैसीय प्रोडक्ट हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर चर्चा करें कार्बन डाइऑक्साइड की एक सतह पर जहाँ पर लो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक इन्वायरमेंट की ऐसी सतह है जहाँ पर इसकी सांद्रता अधिक मात्रा में है।
जो ही प्रकाश की किरणें लो वेवलेंथ की रेज लैंड पर आती हैं, ये ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। ऊर्जा अवशोषित करने के कारण इनकी जो वेवलेंथ है, जो लो थी, वो हाई हो जाती है। उच्च वेवलेंथ। अब जहाँ पर कार्बन की सांद्रता कम थी, तो ये ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात भी ये रेज वापस वातावरण से उत्सर्जित हो जाती है, इन्वायरमेंट से बाहर चली जाती है। और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैसें जिनकी मात्रा अधिक है, ये इन्वायरमेंट से वापस नहीं जाती, उसी स्थान पर रहती है, जिसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस प्रकार समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली विकिरणें या किरणें आते समय इनका जो वेवलेंथ है वो कम होता है, तथा इनकी जो विभेदन क्षमता है वो अधिक होती है, जिसके कारण इस गैसीय कवच को ये आसानी से पार कर जाते हैं तथा लैंड से टकराते हैं, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। टेम्परेचर इनका हाई होता है, जिसके कारण इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और वेवलेंथ बढ़ने के कारण विभेदन क्षमता पेनिट्रेशन में कमी आ जाती है, और कमी आने के कारण ये प्रकाश की किरणें वापस इन्वायरमेंट से वो रिलीज नहीं हो सकती, जिसके कारण वातावरण के तापक्रम में वृद्धि हो जाती है। हम चर्चा करें कि पृथ्वी का जो औसत तापक्रम है वो लगभग है 15 डिग्री सेल्सियस। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्रिया नहीं होती तो ये जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ये वर्तमान में माइनस में होता। ये तो एक शुभ संकेत है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। परंतु अब स्थिति ये हो गई कि प्रति ईयर जो टेम्परेचर है वह 0.2 से 0.6 तक औसत टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। इसी प्रकार ये क्रिया रही तो आगामी 30 वर्षों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस औसत टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, और इतनी वृद्धि जब होगी तो वो हमारे लिए एक हानिकारक क्रिया होगी। इसको समुद्री जैव वैज्ञानिक स्टेफन कीकस ने बताया कि पृथ्वी का टेम्परेचर इसी रूप में बढ़ता रहा तो 30 वर्षों के बाद समुद्रों का जो जल स्तर है वो 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। इनके अलावा ग्लेशियर्स ध्रुव पिघलेंगे तो जल स्तर में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होगी। तो इसके आगामी जो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो ये होंगे कि जो वर्षा है उसकी अनियमितता, कुछ स्थानों पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। इनके अलावा जो जलीय संसाधन हैं उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
और संपूर्ण विश्व में अनाज की कमी हो जाएगी, जिसके कारण जीव जंतुओं का जीना बहुत ही दुर्लभ होगा। तो इस प्रकार से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे लिए, प्लांट्स के लिए तो इतना नहीं कह सकते, परंतु जीव जंतुओं के लिए ये क्रिया, इन्वायरमेंट के लिए ये जो क्रिया है ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसे हमें किसी भी कारणों से कुछ हद तक इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी संपूर्ण जो स्टडी है, कौन कौन से अन्य कारण हैं, कैसे इनका कंट्रोल किया जा सकता है, उनके लिए हम जो यूनिट 3 है उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमने कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट पर कौन कौन से जो इफेक्ट हैं उनके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।